वैद्य एक नाड़ी देख करके ये जानेगा कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग बनने जा रहा है। और हमारा जिसको हम आयुर्वेद चरक कहते हैं, जिससे आज की साइंस निकली है, उस चरक की भी परिभाषा है हिता अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता अहितम मानम च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। थायराइड की अधिकता के कारण तेरे अंदर जो है थायराइड की बीमारी हो जाएगी, जो आज हर घर में पैदा हो रही है। और उस थायराइड से तुम नाटे हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, और डिप्रेशन ही सबसे बड़ी रोगों का कारण है। सोची समझी चाल। नाड़ी वैद्य कायाकल्प, अगर कोई पेशेंट वहाँ आता है अपने जोड़ों की दर्द की समस्या को लेकर, तो किस तरह से उसका इलाज वहाँ पे होता है, थोड़ा सा आप ये बताएं। मेरा मानना क्या है कि जितना जल्दी आयुर्वेद ठीक कर सकता कोई कर ही नहीं सकता। एंटीबायोटिक्स खा करके हमने अपने रोग से लड़ने की ताकत को खत्म कर दिया। जब आपका पाचन संस्थान कमजोर है तो कच्चा रस है, कच्चा रस चिपकेगा, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल है, उसका नाम मोटापा है, उसका नाम शुगर है, उसका नाम जोड़ों का दर्द है, उसका नाम आपकी बीमारियों का घर है। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आपकी सेहत को लेकर। सेहत में आज बात होगी जो हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक तो दर्द होता है उम्र के साथ आता है। एक ऐसा दर्द हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है, घुटनों का दर्द कह लें या कमर दर्द कह लें, कंधों का दर्द कह लें, जो हमें पता ही नहीं चलता। 20 साल 25 साल की उम्र के लोगों को भी वो दर्द हो रहा है। आखिर क्या वजह है? लेकिन एलोपैथी की तरफ लोग भागते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता। उन्हें डॉक्टर कह देते हैं कि आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे, ग्रीस उनके खत्म हो चुके। लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको हम बताएंगे ऐसे घरेलू नुस्खे जिनको अपनाकर आप अपने हर तरह के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ आज के पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं वो नाड़ी वैद्य कायाकल्प से वैद्य सत्यप्रकाश जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, मेरा नमस्कार। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सेहत को लेकर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे नाड़ी वैद्य कायाकल्प से आप हमारे बीच में हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं, लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। नाड़ी वैद्य और जो आजकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, मॉडर्न ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, ये उससे अलग क्यों है? देखिए, सही चिकित्सा अगर आपको करनी है और आप इलाज चाहते हैं तो नाड़ी वैद्य ही बता सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स को सिर्फ पैथोलॉजी साइंस बताती है या एमआरआई बताती है या दूसरे साधन, यानी जब रोग अपना पूर्ण रूप दिखा देता है उसका नाम है बीमारी। लेकिन नाड़ी वैद्य पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, एलोपैथी साइंस या डॉक्टर से संप्राप्ति पर बात करते हैं, वो पूर्व रूप को नहीं जानते। तो वैद्य एक नाड़ी देख करके ये जानेगा कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग बनने जा रहा है। इसमें वायु अधिक हो गई, पित्त अधिक है या कफ है। वायु अधिक है तो वायु के 80 रोगों में से कौन से अंग को वो प्रभावित करेगा, नाड़ी से पता चलेगा। अगर ये अंग तेरा खराब हो जाएगा और इससे बचने का तरीका ये है, तू बच जा। अच्छा, है ना? तो वहाँ नाड़ी वैद्य एक सक्षम और सही इलाज है। एलोपैथी इलाज समझिए एक ऐसा इलाज है जिसको खुद ये पता नहीं होता कि बीमारी का रीजन क्या है, क्योंकि उसको एमआर बताता है, अगर ये दवाई खा लीजिए, ये दवाई का यहाँ प्रभाव है, या उसको पैथोलॉजी डॉक्टर बताता है, अगर भाई आपको ये बीमारी है। औषधि के बारे में ज्ञान दिया एमआर ने या फार्मेसी ने, बीमारी के क्या बीमारी उसका पैथोलॉजिस्ट ने दिया। उस बेचारे खुद का ज्ञान तो है नहीं। लेकिन एक वैद्य अपनी औषधियों का खुद निर्माता होता है, खुद अपनी औषधियों का निर्माण करता है। उसको ये पता होता है कि वातज रोग है, पित्तज है या कफ है, या द्विदोषज है या त्रिदोषज है। जौन सा दोष होगा उसके आधार पर वो उसकी चिकित्सा करेगा। इसलिए आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सर, ये हजारों साल पद्धति है, आप कह रहे हैं साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जो एक डर बना रहता है ना आयुर्वेद की तरफ ना जाने का, वो ये रहता है कि यार ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर मैं आयुर्वेद के पास जा रहा हूँ, मैं किसी वैद्य से अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो धीरे धीरे काम करेगा ये, और एलोपैथी इंस्टेंट आराम दे देता है। तो क्या सच में स्लो है? बिल्कुल गलत धारणा है, और लोग सही अर्थ समझते ही नहीं है। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। हमारे भारत के अंदर रामायण महाभारत के इतिहास देखिए, बहुत बड़ी विज्ञान की बातें, मिसाइलें भी हैं, लेकिन कहीं हॉस्पिटल नहीं है। और हमारा जिसको हम आयुर्वेद चरक कहते हैं, जिससे आज की साइंस निकली है, उस चरक की भी परिभाषा है हिता अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता अहितम मानम च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। कि आयुर्वेद किसी औषधि ज्ञान का केंद्र नहीं है। आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम है जो आपको ये बताए कि आपके लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुख देने वाला, क्या दुख देने वाला। यानी आपकी एक भोजन की व्यवस्था, रहन सहन, खान पान का नाम आयुर्वेद है, और उससे आप कभी रोगी ही नहीं हो सकते।
जब हजारों साल से आप उसको जी के आ रहे थे, लोगों ने एक नई चीज मिली, अगर टैबलेट खा ले बुखार उतर जाएगा। लेकिन उसने उस टैबलेट खाई, उस टैबलेट का प्रभाव आया, उसका लीवर डैमेज हो गया। उसने एंटीबायोटिक खाया, किडनी डैमेज हो गया। अब उनको पता चलने लग रहा है अब भाई हमारी इन दवाइयों से इतने साइड इफेक्ट आ गए। और आयुर्वेद में तो स्पष्ट परिभाषा दी है, सायव भेषज सायव चिकित्सा ये रोगान समेत न अन्य अन्य रोगम उदीरियत। जो किसी अन्य रोग को पैदा ना करे, रोग का समन करे, उसका नाम औषध है, उसका नाम चिकित्सा है, उसका नाम वैद्य है। क्या डॉक्टर है उस पर कहीं? हर औषधि उनका साइड इफेक्ट दे रही है। तो वही शाम तो चिकित्सक तो है नहीं, जो आपने क्वेश्चन मेरे से किया। चिकित्सक कौन है? जो आपको अन्य रोग पैदा ना होने, उस को धारणा को पूरा करता है कि वैद्य, नाड़ी वैद्य करेगा। फिर तीसरी बात आपने कही कि लोग कहते हैं कि धीरे धीरे इलाज होगा। आयुर्वेद कहाँ से आया है? आयुर्वेद आपकी भोजन है। आप भोजन में गुड़ की डली खाते हैं, आपको तुरंत मिठास लगता है ना, तो तुरंत रिजल्ट दे दिया। पानी पिया, तुरंत रिजल्ट आ गया। तो फिर कैसे कहेंगे आयुर्वेद धीरे काम करेगा? ये तो हमारे को दूसरी चीज दिखाने के लिए कहा, अगर ये दवाई ज्यादा जल्दी काम करेगी, अगर आप उसको छोड़ दो तो तुरंत ठीक करेगा। उसका साइड इफेक्ट उसको बताया नहीं, क्यों? उन्होंने हमारे को रोगी बनाना था। इसलिए ये धारणा कि लोगों में पक्की कर दी। और खासकर हमारे उन वैद्यों की कमियां रही पूर्व काल की, कि उन्होंने अपने फार्मूले किसी को बताए नहीं। श्रुति ज्ञान होता था हमारे यहाँ, क्यों? गुलाम रहे, हमारी किताबें खत्म होगी, तो श्रुति ज्ञान को किसी वैद्य ने बताया नहीं। वो सबसे बड़ा कारण रहा कि वैद्य का फार्मूला तो वो चला गया, किताबें हमारी फूंक दी गई। एलोपैथी वाले आए, यूनानी आए, उन्होंने हेमोपैथी बनाई, उन्होंने आयुर्वेद एलोपैथी बनाई, और उन्होंने अपनी का प्रचार किया। जैसे बहुत समय पहले चाइना ने देखा कि भारत के तो लोग तगड़े भी हैं और हमारे सैनिकों को पीट भी रहे हैं। उन्होंने देखा कि इनकी लंबाई का कारण क्या है, कि इसमें थायराइड की बीमारी पैदा कर दो, थायराइड बन जाएगा, ना लंबे रहेंगे, ना इनमें जोश रहेगा, ये डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो उन्होंने आयोडाइड एक नमक का प्रयोग करा। अब उड़ीसा में वहाँ आयोडीन नहीं पैदा होता, आयोडीन का नमक खा लीजिए, आयोडीन का नमक खाएंगे तो ये बीमारी पैदा नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आयोडीन की अधिकता के कारण तेरे अंदर जो है थायराइड की बीमारी हो जाएगी, जो आज हर घर में पैदा हो रही है। और उस थायराइड से तुम नाटे हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, और डिप्रेशन ही सबसे बड़ी रोगों का कारण है। एक सोची समझी चाल थी। ऐसे एलोपैथी साइंस ने हमारे साथ क्या किया, हमारा देखा कि भाई हम अश्वगंधा का प्रयोग कर रहे हैं। अब उसने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट निकाल के एक चीज़ निकाली, बोला यो जेनिटल ऑर्गन्स पर काम कर रहे हैं या हमारे नर्व सिस्टम पर काम कर रहे हैं। पूरे का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस अकेले को लेने पर शरीर पर क्या साइड इफेक्ट है उसने नहीं बताया। अपनी चीज़ का प्रचार करने के लिए ये हम मूली के साथ मूली के पत्ते खाते हैं। अकेली मूली खाओ बवासीर हो जाएगी, पत्ते खाओ बवासीर दूर हो जाएगी। मुनक्का खाओ, अकेली मुनक्का खाओगे कब्ज होगा, मुनक्का के साथ बीज खा लो आपका कब्ज। ये आयुर्वेद जानता था। उन्होंने क्या किया, वो निकाल के नया नाम दे दिया, नया पैकिंग दे दिया, और उसने कहा भाई तो वार देर से इलाज करेगा, क्यों? हमारी किताब फूंक दी, डॉक्टर वैद्यों ने बताया नहीं, तो उसने इस प्रचार को शुरू कर दिया। नुस्खे चुरा लिए, नुस्खे हमारे चुरा कर वो खोज करके अपना नाम दे रहे हैं। कि तो हल्दी पर पेटेंट करा रहे हैं, कहीं नीम पर पेटेंट करा। हम तो सदियों से खाते आए, हमारे यहाँ हल्दी नमक तो यहीं खाया जाता, वहाँ कहाँ खाया जाता। वो ऐसे विद्वान थे, कर लेते। ये एक सोची समझी चाल थी, और राजनीतिक उनको प्रभाव मिला। राजनीतिक के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का एक उन पर दबाव था, उन्होंने इन बातों को प्रचारित नहीं किया। मेरा मानना क्या है कि जितना जल्दी आयुर्वेद ठीक कर सकता कोई कर ही नहीं सकता। और आयुर्वेद तो ऐसा है, दोबारा बीमारी पैदा नहीं हो देगा। आप कैंसर को देख लो, वे लोग कैंसर में कीमो करते हैं, 2.5 साल में फिर रिपीट हो जाता है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में ठीक होगा दोबारा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ शुगर जो ठीक होगा दोबारा हो ही नहीं, माइग्रेन जो ठीक होगा दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि हम उसके रीजन को दूर करते हैं, कारण को दूर करते हैं। बिल्कुल। आज सर कारण भी होंगे और ऐसे आपको उपाय बताने होंगे, घरेलू नुस्खे जो रसोई से करके लोग पूर्णतः से ठीक हो सके, क्योंकि मोटा पैसा एलोपैथी पे लोग खर्च कर रहे हैं। और ये पॉडकास्ट देखकर वो जान पाएंगे कैसे वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी उनको निदान दे रहे हैं। तो जैसे हमने कहा था, जोड़ों के दर्द की हम बात करेंगे। सर, जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती है जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है, 70 साल हो जाती है, उनको ये प्रॉब्लम शुरू होती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन की हम बात कर लें, 20 साल 25 साल की एज में भी उनको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्चुअल में क्या कारण है कि इतनी जल्दी कम उम्र में भी जोड़ों की समस्या शुरू हो रही है दर्द की? पहले तो मैं आपकी इस बात को दूर करना चाहूँगा कि पहले बूढ़े व्यक्तियों को या वृद्धावस्था में ही रोग पैदा होते थे, कभी भी उम्र से वृद्धावस्था नहीं आती। वृद्धावस्था का नाम है जब आपका मानसिक और शारीरिक अंग कमजोर हो जाते हैं, उसका नाम है वृद्धावस्था। नहीं तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह 200 वर्ष के थे और कृष्ण जो था 75 वर्ष का था।
तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, तू तो जवान है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। यानी 75 साल के कृष्ण को भीष्म पितामह जवान कह रहा है। और हमारा आयुर्वेद 50 साल से ऊपर जवानी कहता है। अब 50 साल के जब हो गए आप जवान हो, तो आप कौन से बचपन की कौन से बुढ़ापे की बात कर रहे हो। मैं आपकी इस मिथक को दूर करना चाहता हूँ। जब आपकी आँख, चाहे हाथ कमजोर हो, छोटे से बच्चे को चश्मा चढ़ जाता, पहले बुढ़ापे में चढ़ता था क्योंकि हमारी इंद्री कमजोर हो जाती थी। अब वो बचपन में ही हमारी आंखें कमजोर कर दी गई। वो किससे? हाई लाइट से, ज़्यादा दूध पिलाने से, ज़्यादा फ्रूट खिलाने से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी देने से, घी का प्रयोग बंद करने से छोटा बच्चा भी बूढ़ा बन गया। इसलिए हमारे आज जो बीमारी है, जो बुढ़ापे में होती थी, वो बचपन से शुरू हुई, क्योंकि हमने जवानी ताई नहीं, सीधा बचपन के साथ ही बुढ़ापा शुरू हो गया हमारा। भोजन की व्यवस्था ठीक न होने से, आहार विहार ठीक न होने से, और हमारा जो आज संतान उत्पत्ति का जो तरीका है वो गलत होने के कारण उसका, क्योंकि पहले जो था, जैसे आपने देखा होगा कि भगवान राम ने एक लव कुश को पैदा किया एक बार में ही, और कृष्ण के जो है प्रद्युम्न पैदा हुआ एक बार में ही पैदा हुआ। ये सारी जिंदगी जो बच्चे पैदा करने वाले संस्कार जब आए, तब से हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, और जब रोग से लड़ने की ताकत कमज़ोर हो गई तो बचपन में भी वही बीमारियां आ गई जो बुढ़ापे में आनी चाहिए थी। हमारा जो घी दूध होता था, वो घी दूध हमारा बचपन से ही बंद कर दिया गया। पहले खूब चूरमा खिलाते थे, दही पिलाते थे। आज कहाँ चूरमा खिला रहे हैं, जानते भी नहीं लोग। हलवे को नहीं जानते हलवा क्या है। हलवा चूरमा खत्म हो गया, लोग खा रहे हैं बर्गर पिज्जा। आप खा रहे हैं तेल, जंक फूड की तरफ हैं लोग। जंक फूड की आप खा रहे हो तेल। तेल के बारे में तो कहा तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता। तेल तो खाना ही नहीं चाहिए। आज हर चीज़ को तेल खाना शुरू करवा दिया, इसलिए आज बचपन में ही बुढ़ापा आ गया। और आज तेल की जगह एक नया नाम आया, रिफाइन। देखो पहले गाड़ियाँ कम होती थी तो काला तेल कड़ियों को लगा लेते थे। आज कहीं कड़ी नहीं है, काला तेल कहाँ चला गया? सारा गाड़ियों का जो काला तेल है उसको रिफाइन दोबारा शुद्ध करके और ऑयल बनाकर आपको दे दिया, जिसके कारण बचपन में ही बुढ़ापा आ गया। हर एक आदमी को कैंसर, शुगर, सर्वाइकल, माइग्रेन, आपको टीबी की बीमारी, न जाने कितनी बीमारियां पैदा कर दी। उसका कारण है आपकी भोजन की व्यवस्था, ना कि जीवन अवस्था। तो हम जो बीमारी है वो प्रत्येक बीमारी आज हमारे भोजन के कारण है। ये पहले देखिए, प्रत्येक आदमी घर पर बैठ कर रोटी खाता था, बनाने वाले के सामने खाता था। क्यों खाता था? क्यों? भावों का बड़ा प्रभाव है। ये बात शादी की रोटी है, जिस दिन खाते हैं, ब्याह में जाते हैं, बारात में जाते हैं, भोजन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन क्यों नहीं खाते? बासी पहले दिन आपने उसको खूब सराहा, खूब अच्छा लगा, लेकिन अगले दिन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ बनाने वाले का विचार था, भाव था कि मुझे दूसरे वक्त की रोटी देनी ही नहीं। इसलिए आप दूसरे वक्त की रोटी वहाँ खा ही नहीं पा रहे। इसलिए भावों का बड़ा प्रभाव है। जब खाने वाले के सामने बैठ के आपने भोजन कर लिया, वो खाना आपको इम्यूनिटी पावर पैदा करेगा, वही खाना आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा करेगा। ये माँ ने बच्चे के लिए भोजन तैयार करके टिफिन बांध दिया, ये माँ का डर तो ये है, पता नहीं बच्चा भोजन करेगा या नहीं करेगा। तो सशक्त मन से जो उसने भोजन दिया, वो बच्चे में ताकत कहाँ से लाएगा? बच्चे में बुढ़ापा आएगा। आप बच्चे को घर से खिला के भेजो, देखो बच्चा लंबा भी हो जाए, तगड़ा हो जाए, बुढ़ापा ही नहीं आपको, समझे? उसके आप जवानी का भी आनंद लोगे और उसके बुढ़ापे में भी आपने होगा कि बुढ़ा नहीं हुआ, चलता फिरता मर गया। तो ना तो भाई रोगों में घिसड़ते हुए जाएंगे, मरते हुए जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। वैसे अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो एलोपैथी डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जा रहा है जिससे घुटनों में दर्द है, ये कहा जाता है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, आपके घुटने बदलवा दिए जाएंगे। अगर आयुर्वेद से कोई जोड़ता है, अगर किसी घुटनों में प्रॉब्लम है, एलोपैथी में डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होना है, अब घुटने बदलने हैं, तो क्या कोई नुस्खा करके कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल। आप देखिए, एलोपैथी का तो वो काम है, जैसे एक वृक्ष की टहनी टूट गई, वो टहनी को जोड़ दे, पत्ता टूट गया, पत्ते को जोड़ दे, फल टूट गया, फल को जोड़ दे। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इसकी जड़ को सींचो, जड़ से नीचे आएगा, ना फल टूट कर पड़ेगा समय से पहले, ना पत्ता गिरेगा, ना टहनी टूटेगी। तो इसलिए अगर कंधे में दर्द आ गया, वो कहेगा जी फ्रोजन शोल्डर हो गया। सिर में दर्द आ गया, वो कहेगा माइग्रेन हो गया। माइग्रेन का अलग इलाज है, फ्रोजन शोल्डर का अलग इलाज है। कमर में दर्द आ गया तो बोला डिस्क की प्रॉब्लम होगी। गर्दन में आ गया, बोले L1 L2 मनस दबगी, सर्वाइकल बन गया। घुटने में आ गया तो भाई अर्थराइटिस हो गया है। जोड़ों में आ गया तो आपका गठिया बन गया। न जाने कितने रोग बना दिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है जो आपने भोजन किया है, अगर वो भोजन सही रूप से पाचन हो जाता है तो रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि, अस्थनो मज्जा, मज्जात शुक्रम, शुक्रात गर्भम पर जायते। जो खाते हैं
अगर उसका सही रूप से पाचन होकर रस से रक्त बन जाता है, रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु बन जाती, कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। अब डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होने से हमारे रस से रक्त नहीं बनता, आम रक्त बनता है। आम का मतलब कच्चा खून बनता है, कच्चा पानी बनता है। जो कच्चा रस से नसों से गुजरेगा तो नसें बीड़ी हो जाएंगी, और खून गुजरेगा तो खून बीड़ा हो जाएगा। अब हमारे जोड़ों में जाके, जैसे खेत में पानी देते हैं ना, नाली को साफ करते पूरा पानी जाएगा, ऐसे हमारी ये नालियाँ रुक गई कच्चे रस के कारण, और खून की नसें रुक गई कच्चे रस के कारण। अब वहाँ से जितना ब्लड आना चाहिए वो नहीं आया तो संधि स्थान को हम वायु का स्थान बोलते हैं, और वायु से वो जल्दी सूख जाता है। तो डॉक्टर कहेंगे वो ग्रीस खत्म हो गया, क्योंकि पूरा फ्लूइड जितना आना चाहिए था वो नहीं आया। उन्होंने कहा था ग्रीस खत्म हो गया। दूसरा नाम क्या कहेंगे, अक्सर तो गैप आ गया, क्योंकि अंदर जितना ग्रीस आकर वो वहाँ क्वांटिटी बना था, उस गैप को मेंटेन करता, वो कम पहुँचा तो क्या होगा, गैप बढ़ गया दोनों हड्डियाँ बीच का। वो कहेगा जी गैप बढ़ गया, क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। क्यों करेगा, नसों को खोल दे, जितनी सप्लाई आनी चाहिए वो सप्लाई आ जाएगी। जितनी ब्लड की सप्लाई आओगी तो ना ग्रीस कम होगा, ना गैप कम होगा, ना गैप एक दूसरे का टकराव होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। इसलिए हमारे आयुर्वेद में दर्द का कारण चाहे बॉडी में कहीं भी है ना, जैसे डॉक्टर कह देता है L1 और L2 के नीचे आपकी नस दबगी। अब नस कैसे दबी भाई, आप ट्यूबवेल चला रहे हैं, ट्यूबवेल को बंद कर दीजिए, जो पाइप जो है कोई भी चढ़ जाओ दब जाएगा, लेकिन वो भर के चल रहा हो तो नहीं दबेगा ना। चाहे साइकिल तार ले, चाहे मोटरसाइकिल तार ले, नहीं दबेगा। ऐसे ही शरीर के अंदर अगर रक्त का प्रवाह ठीक है तो नस कहीं नहीं दबेगी, यानी आपका L1 भी नहीं दबा सकती, L2 में भी कुछ नस नहीं दबा है, L4 में भी नहीं दबा है, L5 में भी नहीं दबेगी। यानी ना तो आपका कमर का दर्द हो सकता, ना आपका सर्वाइकल हो सकता। हमने डाइजेशन पावर को बढ़ाना है। ऐसे ही कच्चा रस दिमाग में चला गया और वहाँ गैस पहुँच गई तो हम कहेंगे माइग्रेन हो गया। अब वो कहेंगे माइग्रेन का इलाज करा लो, पेन किलर आपको दे दिया, पेन किलर खाने से क्या हुआ कि आपको ब्रेन ट्यूमर बन गया, पेन किलर खाने से आपका क्या हुआ, बीपी बढ़ने लग गया, पेन किलर खाने से क्या हुआ, आपको अटैक आ गया। समझेगी नहीं, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। आयुर्वेद क्या कहता है, इसको कच्चा रस बनाया था, इस कच्चे रस ने ठीक कर दे, ये रास्ते खुल जाएंगे। जिसका आप नाम कोलेस्ट्रॉल नाम दो, जिसका आपने को नस ब्लॉक होगी, आप उस रास्ते में साफ कर दो। जो वो रास्ता साफ हो जाएगा तो वायु बनाई नहीं गई, वायु बनाई नहीं गई तो रुके नहीं गई। हिमालय सिर में रुकी तो नाम माइग्रेन था, जब वायु बनी नहीं रुकी नहीं तो माइग्रेन खत्म। गर्दन में रुकी सर्वाइकल, बनी नहीं रुकी नहीं तो सर्वाइकल भी खत्म। ऐसे ही कमर का दर्द भी खत्म, घुटनों का दर्द भी खत्म, जोड़ों का दर्द भी खत्म, फ्रोजन शोल्डर भी खत्म। बीमारी कहाँ रहेगी, बीमारी कहाँ से पैदा हुई थी, डाइजेशन सिस्टम की कमजोरी के कारण। वही हमारा बोझ है। अब वो डाइजेशन सिस्टम क्यों कमजोर हुआ, हमारा गलत भोजन, क्यों हमने घर बनाने वाले के सामने भोजन नहीं कराया, ऑफिस में ले गए। हमारे यहाँ कहावत थी, भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए। अब भोजन जो है हमें या तो पंगत का हो, बस सब एक जिम रहे चलो जिम लो, अलग अलग घर का अगर आप भोजन करोगे तो एक दूसरे की नज़रें लगती हैं और वो भोजन को कुपोषित कर देती है, वो भोजन हजम नहीं होता। फिर भाई आपने भिंडी खाई है, दूसरा टिंडा ले रहा है, वो खुशबू और जो स्मेल जा है, दूसरा ने कहा यार ओहो, उसकी जो हाय वो लगती है, वो आपके भोजन को विकृत कर देती है। दूसरा, भोजन के बीच में आप पानी नहीं पीते, इसके कारण भी हमारे अंदर गैस पैदा होती है, हमारी इंटेस्टाइन कमजोर होती है। क्योंकि इंटेस्टाइन का काम है आंत को एब्जॉर्ब करना, भोजन को एब्जॉर्ब करना, वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही क्योंकि हमने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया, इसलिए हम कमजोर हो गए। तीसरा इसमें था घी का प्रयोग, घी हमने खाया नहीं, क्योंकि स्नेहन मधुरम आहारम अमृतुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। हमने घी बंद कर दिया, मीठा बंद कर दिया। मीठा इसलिए बंद कर दिया मोटापा होगा, मीठा इसलिए बंद कर दिया शुगर होगा, घी इसलिए बंद कर दिया कोलेस्ट्रॉल होगा, बीपी बढ़ेगा। क्या आपने घी बंद कर दिया आपकी दवाई बंद होगी? घी बंद कर दिया, दवाई बंद नहीं हुई, लेकिन शरीर जरूर कमज़ोर हो गया। हमारा हार्ट कमज़ोर हो गया, पेसमेकर लाना पड़ा, हमारी नसें कमज़ोर होगी, वेरिकोज होगी, नर्व वेरिकोज बन गया, हमारे किडनी कमज़ोर होगी, डायलिसिस पर चले गए, लीवर कमज़ोर हो गया, लीवर सोराइसिस बन गया। घी बंद करने से बीमारी 20 बन गई। ले गोली तब भी खा रहा है, जब भी खा रहा है तो घी क्यों ना खा ले, तो घी खाओ तो ये बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो घी का प्रयोग करना चाहिए। चौथा इसमें क्या है, समय पर भोजन कर लेना चाहिए। हम सुबह सुबह भोजन नहीं करते भाई, हमें सुबह उठते ही भोजन कर लेना चाहिए। इसलिए हमारे कहावत है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, पहले छक्कर रोटी खाओ, क्योंकि सुबह प्रकृति के अनुसार कफ बढ़ता है, बचपन में कफ बढ़ता है, दोपहर में पित्त बढ़ता है, जवानी में गर्मी बढ़ती है, शाम को वायु बढ़ती है, बुढ़ापे में वायु बढ़ती है। तो उसी अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। सुबह जो आप भोजन कर रहे हो, आप वहाँ चाय ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, या फिर आप वहाँ दूध ले रहे हो, फल फ्रूट ले रहे हो, या आजकल एक नया ट्रेंड चला है, वो कोई जूस पीने लग रहा है,
को घिया खाना रहे, को कुछ खाने लग रहा है आपको, जबकि सुबह सुबह इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह दही मिल जाए और बढ़िया बात है, भरपेट भोजन मिल जाए और बढ़िया बात से, नहीं मिले तो चाहे सूखा अनाज मिल जाए वो अच्छी बात है, भरपेट खाओ, वो मिल ही नहीं रहा। इसलिए आज हम बचपन से ही बुढ़ापे में आ गए और हजारों बीमारियां हमारे अंदर पैदा होगी। एंटीबायोटिक्स खा खा करके हमने अपने रोग से लड़ने की ताकत को ख़त्म कर दिया। आज शरीर ऐसा हो गया कि हर चीज़ के लिए हमें बाहर से एंटीबायोटिक चाहिए, अंदर पावर नहीं रही। अंदर पावर नहीं है, बाहर से कब तक भेजेगा भाई? सेना भी अगर तेरे यहाँ नौजवान नहीं होंगे क्या सेना लड़ सके? बाहर तो तू सेना तारेगा तो भीतर तो गृह युद्ध छेड़ेगा, मरे जाएगा। पहले गृह युद्ध से बचने के लिए गृह युद्ध से यहाँ हमने अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा करनी पड़ेगी, और वो हमारी भोजन की व्यवस्था है। दर्द कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दर्द तो हम दूसरे दिन ठीक कर देते हैं भाई। पेट साफ होते ही आपकी गैस बननी बंद, गैस बननी बंद होते ही आपका दर्द खत्म। तो ये जो नए नाम दे दिए इनकी कोई परिभाषा नहीं है। वैसा ना अधिकतर ना हम महिलाओं में प्रॉब्लम देखते हैं ना, वो कमर दर्द की। एक तो जब उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तब उनके कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम होती है, या वो ज़्यादा देर काम करती हैं खड़े होकर तब उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके लिए कोई नुस्खा ऐसा जिससे अगर वो घर अपनी रसोई में से कर... पहले तो ये समझिए महिलाओं को क्यों होता है। महिलाओं में डर होता है कभी मोटी हो जाए, घी नहीं खाती, मोटी ना होने चक्कर में भरपेट रोटी भी नहीं खाती, चाय पीती रहती है। ये खून किससे बनेगा भाई? जब खाओगा। खाने की चीज़ से खून तो बना नहीं। अब आपकी जेब में पैसे नहीं है, मैं पैसे मांगूंगा, गुस्सा उठेगा ना। ऐसे ही महिलाओं को माहवारी के समय में अक्सर आज पीड़ा होने लगी, बच्चादानी का कैंसर बनने लग गया, बच्चादानी में गांठें बनने लगी, क्योंकि वो भरपूर भोजन नहीं खाती। भरपूर भोजन खाऊंगी तो कोई बीमारी नहीं पैदा हुआ। इसलिए अगर जो महिला है अगर वो सुबह सुबह भोजन के साथ दही का प्रयोग कर ले तो कोई माहवारी की समस्या नहीं बने, और कोई भी उसको माइग्रेन नहीं बने, सर्वाइकल नहीं बने, और कोई भी दर्द नहीं बन सकता। सुबह सुबह भरपेट भोजन महिला अगर दही के साथ खा ले, या सुबह उठते ही घी रोटी खा जा, या चाहे बासी रोटी खा लो, कोई महिला बीमार हो जाए तो मैंने बता दिया। वैसा लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा, और इसी बीच आप कह रहे हैं ना दही, आपने घी का भी जिक्र किया, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर ना इन सब चीज़ों को कहते हैं कि अगर आप ये सेवन कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके दर्द में ज़्यादा बढ़ता है, मतलब आपका दर्द ज़्यादा बढ़ने लगता है अगर आप घी और दही खाते हैं तो। उन्होंने ठीक कहा भाई, अगर ये खाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी आंतें कमज़ोर उन्होंने पहले कर दी। और ये खाएगा, ये हैवी डाइट है, इससे और बढ़ेगा। कब तक तू हल्का खाएगा? एंटीबायोटिक हाईली दे दिए, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो आपको उसके बाद अब माहवारी का दर्द था तो आगे पता चला कि कैंसर बन गया जी, समझे नहीं? उन्हीं के कारण बढ़ा। हाँ हाँ, अगर आपको दर्द था या कमजोरी थी तो उसमें रीजन को दूर करो। जी, रीजन है हमारी इंटेस्टाइन कमजोर होना। हाँ, दही तो हमारे पूर्वजों ने खूब खाया है, सुबह सुबह दही पी के जा रहे थे, सारे लंबे और तगड़े थे, किसी का चश्मा नहीं चढ़ा था। तो यथांडम तथा ब्रह्मांडम, जो पहले देखा वो आज भी है। अपने पूर्वजों को देखो उन्होंने क्या खाया और आप क्या खा रहे हैं। अगर वे खा के ठीक थे तो आज आप बीमार क्यों हो जाओगे? अच्छा, डॉक्टर की बात बताऊं, गजब की बात है। किसी आदमी का अगर बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं चाय पिला दे, कॉफ़ी पिला दे, यानी चाय कॉफ़ी आपके बीपी को हाई करती है। क्या किसी हार्ट अटैक के रोगी को या जिसका बीपी बढ़ गया उसको डॉक्टर ने कहा तो चाय मत पी? वो क्या कहता है, पहले चाय ले, बिस्कुट ले, और आपको गोली खानी है। किसकी? बीपी की। नहीं खाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि चाय तो पिलाना है, बीपी बढ़ाना है, इसलिए गोली रोजाना खानी पड़ेगी। आपने वो चीज़ आपको नहीं बताई गई जो आपके शरीर के अंग को मजबूत करके आपको भविष्य में रोग ना बनने देता। उन्होंने वो सारी चीज़ बंद करा दी, अब भविष्य में कहते तू ठीक हो जा। इसलिए आज एक बीमारी में चला जा डॉक्टर दूर, मान ले तू एक टांग में चला गया, वो मेरी घुटने में दर्द है, तो दूसरे टांग में दर्द पाओगा, फिर कुल्ले में भी आ जाएगा, फिर तेरे कंधे में दर्द आ जाएगा, क्योंकि उसने बनाया तेरे को ऐसा। अगर वो तेरे को ऐसा खिला दे दर्द यही खत्म हो जाए, अगर ना बने तो तू ठीक नहीं हो गया, तो उसकी कमाई कहाँ से होगी? ये वैद्य बताओगा नाड़ी देख कर, भाई तू बीमार है, दवाइयाँ की जरूरत नहीं है, हलवा खा, घी खा, या कमर कसाता महिलाएं उसको खाएं, गोंद डालें। आजकल क्या था, पहले गोंद बनाते थे हम, उसमें खाली ताल मखाना होता था, आटा होता था, घी होता था और कीकर का गोंद होता था। आज उन्होंने ड्राई फ्रूट डलवा दिए उसमें। अब हर महिला को ड्राई फ्रूट खाने से बवासीर पैदा होने लगी, क्यों? गर्म था। घी का चूरमा बनाओ, चूरमा खा अच्छा, दही खाओ अच्छा। कमर में दर्द हो जाए हमने बता दियो, घुटने में दर्द हो जाए हमने बता दियो, महीने में दर्द हो जाए हमने बता दियो। 38 साल से हम इलाज कर रहे हैं, हमारे रोगी तो हम खूब खिला रहे हैं, आगे लेके हैं जी अब तो ठीक से, तो कुछ होता है कोई ना। जैसे ना सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द जोड़ों का जो होता है सर्दियों में ही निकल कर आता है। अगर वो पुरानी चोट भी होती है ना हमारे, अगर कहीं लग जाती है घुटने में या पैर में, तो वो सर्दियों में निकलती है। ऐसा क्या वजह है कि सर्दियों में ज़्यादा दर्द होता है? मैंने बताया ना बेटे, सर्दी में हर चीज़ सिकुड़ जाती है, गर्मी में फैल जाती है। फैलने से जो आपकी नसों में मल जमा था वो
अच्छा था जितना फ्लूइड आ जाएगा कि कहीं दर्द ना पैदा हो, अब वो सर्दी के कारण और सिकुड़ गया, कुछ आपके भोजन के कारण और सिकुड़ गया, तो जितने यहाँ ग्रीस आना चाहिए तो नहीं पहुंचा तो आपके दर्द बढ़ गया ना। बिल्कुल। तो अगर मैं आपकी डाइजेशन ठीक कर दूं, आपको अंदर रक्त का सप्लाई ठीक कर दूं, तो ना सर्दी का प्रभाव ना गर्मी का प्रभाव, अगर नहीं, ये बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। ये बीमारी तो हमने पैदा करी है। किसी तरह के अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए हमें सर्दियों में। बिल्कुल, सर्दियों में और गर्मियों में भी आपको यही है, कोई मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता भाई। आप हमेशा भोजन सुबह 9 बजे से पहले कर लीजिए। भोजन में घी का प्रयोग कीजिए, दाल व सब्जी में घी डाल कर प्रयोग करो। और सर्दियों में जैसे हमारी अंदर की पित्त बढ़ जाता है, डाइजेशन पावर बढ़ जाती है, तो सर्दियों में गोंद डालो, हैं, बेलगिरी के लड्डू डालो, हलवा खाओ, हैवी डाइट खाओ सर्दियों में। और गर्मी में हमारी अंदरूनी गर्मी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए घी भी कम खाया जाता है, इच्छा भी नहीं करती। उस टाइम पर हमें दाल सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, सलाद का प्रयोग करना चाहिए। और वर्षा ऋतु में वायु बढ़ती है तो हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए। तेल हमेशा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक वर्षा ऋतु में तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वायु बढ़ जाती है। अगर आप हमेशा तेल का प्रयोग करोगे तो उस तेल का ये प्रभाव, कैंसर बढ़ने लग रहा है, जोड़ों के दर्द बढ़ने लग रहे। नहीं तो तेल ही आपके दर्दों को दूर करता, बशर्ते कि आपने औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया होता। आपने तेल को हमेशा प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए तेल ने आपके अंदर बीमारियां पैदा कर दी, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर ख़त्म कर दी, आपकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और भयंकर से भयंकर महामारी, जिसने आप कैंसर का हो, जिसको आप शुगर कहते हो, वो सभी तेल का कारण है, चाय का कारण है, समय पर भोजन न करने का कारण। उसको कर लो, ठीक हो जाएगा। वैसा मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि नाड़ी वैद्य कायाकल्प, अगर कोई पेशेंट वहाँ आता है अपने जोड़ों की दर्द की समस्या को लेकर, तो किस तरह से उसका इलाज वहाँ पे होता है, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए। देखो, प्रत्येक रोगी को हम ये कहते हैं जो हमारे वहाँ आए, भाई सुबह पानी या दूध लेकर के आ जाइए, बिल्कुल खाली पेट ना आओ, क्योंकि सही समय होता है जब हमें बहुत तेज़ भूख नहीं लगती। जब ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है, हमारी नाड़ी विकृत हो जाती है। अच्छा। इसीलिए हम समय रखते हैं सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 11 बजे तक, 12 बजे तक, कि उसके बाद फिर गर्मी बढ़ जाती है। उस टाइम पर नाड़ी हमारी ठीक होती है, ज़्यादा भूख नहीं लगी होती, और उस नाड़ी को देख कर फिर ये पता चलता है भी रोग कौन सा है, और फिर उसको रोग के अनुसार उसका इलाज और परहेज बताया जाता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है पथ्य सेवी न किम भेषजम, परहेज से रहेगा तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। तो हम परहेज बताते हैं, वह परहेज कर या दवाई खा ले, जो तेरा अड़ंगा इकट्ठा होगा, जो गंदगी है उन्हें काट देंगे जी। जो अंग तेरा कमज़ोर होगा उसको मजबूत कर देंगे, तेरी अग्नि को तेज कर देंगे और पेट को साफ कर देंगे। आयुर्वेद ये कहता है पेट को साफ करो, अग्नि को तेज करो, जो अंग कमज़ोर होगा उसको मजबूत कर दो। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। बीमारी के लिए अलग अलग कोई चीज़ नहीं होती। इन तीनों चीज़ों को, मान लो आपकी किडनी की कमजोरी है तो हमने किडनी को ताकत देने की चीज़ दे दी, पेट तो साफ करेंगे, अग्नि को तेज करेंगे। किडनी कमज़ोर है तो किडनी को ताकत देने के लिए जैसे पुनर्नवारिष्ट खिला दिया तो वो आपकी किडनी को ताकत दे देगा, गोखरू खिला दिया। आपका लीवर कमज़ोर है तो लीवर को मजबूत करने के लिए गोखरू दे देंगे, अगर उसको खाएंगे वो मजबूत हो जाएगा। हड्डी कमज़ोर है तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए दही पिला देंगे, अगर दही का प्रयोग करें। कभी भी दही दर्द नहीं बढ़ाती, कभी भी घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। अगर घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता तो जब हम हलवा बनाते हैं उसमें खूब घी होता है, जब तक घी कच्चा है तो कढ़ाई के चिपका रहता है, और जब वो पक जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता ना। इसका मतलब घी के कारण तो नहीं ना, घी तो पहले भी था, जब वो कच्चा था चिपक गया था, आज हो गया तो घी तो तब भी है। इसका मतलब घी से बीमारी नहीं, बीमारी है आपके पाचन संस्थान की कमजोरी से। जब आपका पाचन संस्थान कमजोर है तो कच्चा रस है, कच्चा रस चिपकेगा, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल है, उसका नाम मोटापा है, उसका नाम शुगर है, उसका नाम जोड़ों का दर्द है, उसका नाम आपकी बीमारियों का घर है। बिल्कुल, बीमारी का अंबार यहीं से ही शुरू हो रहा है। पहले अपना पेट ठीक करना है, फिर सारी बीमारियां ठीक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे साहब आपका, जिस तरह से आपने चीज़ें समझाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपका भी नमस्कार, स्वागत। तो अगर आप लोग भी अपनी बीमारियों का समाधान जानना चाहते हैं कि ऐसे घरेलू नुस्खे आप लोग करें जिनसे इंस्टेंट आपको रिलीफ मिले, तो आप लोग नाड़ी वैद्य कायाकल्प का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आप वैद्य साहब की वीडियो देख सकते हैं। और इतने ज़्यादा आप लोगों को घरेलू नुस्खे बताए गए जिन्हें करके आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए गए, इन नंबरों पर कॉल करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर आकर मिल सकते हैं, अपनी हर बीमारी का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं।